हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आज के बाद आपको रियल नंबर में कोई भी कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा है वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर की कहानी जो शुरू होती है वो होती है नेचुरल नंबर से। कहाँ से शुरू होती है? नेचुरल नंबर से। ये नेचुरल नंबर क्या है? तो ये नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है। फिर कहेंगे काउंटिंग नंबर क्या है? तो काउंटिंग नंबर वो सारी संख्याएं, यानी कि कह सकते हैं काउंटिंग नंबर गिनती की संख्या है। गिनने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर कहते हैं। अब जो भी संख्या किसी चीज़ को गिनते हैं 1 2 3 4 5, इसमें क्या है? काउंटिंग नंबर है। और काउंटिंग नंबर को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। देखा जाए तो हमारा नंबर सिस्टम में देखा जाए तो हमारे जो नंबर सिस्टम में सबसे पहले कुछ आया तो क्या आया? नेचुरल नंबर ही आया, काउंटिंग नंबर ही आया। किसी चीज़ को गिनने के लिए जो संख्या प्रयोग की गई उसमें हम लोग क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो हम ये हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले कुछ आया या अस्तित्व में आया तो वो था हमारा काउंटिंग नंबर, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो गिनने वाली सारी संख्याएँ क्या थी? नेचुरल नंबर थी। ठीक है, जैसे 1 सेव, 2 सेव, 3 सेव। ठीक है, तो सही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जब हम जैसे आगे बढ़े तो हर एक वस्तु गिनने के लिए हम लोग एक नाम दे रहे थे 1 2 3 4। लेकिन मान लीजिए किसी बर्तन में कुछ रखी हुई चीज़ें हैं तो उसे हम लोग गिन पा रहे थे 1 2 3 4 5। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर कुछ टोकरी में कुछ भी नहीं है या फिर किसी बर्तन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है तो उसके लिए आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? उसमें क्या आप कुछ तो मैथमेटिकल वे में कुछ तो वैल्यू देनी होगी आपको। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं कहने के लिए आपको कुछ एक मैथमेटिकल टर्म में कुछ तो बात बतानी होगी ना। तो उस चीज़ को बताने के लिए फिर क्या लाया गया? उस चीज़ को बताने के लिए लाया गया जीरो। कुछ नहीं है तो क्या है? जीरो है। तो जब हम जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये जब जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसे रखा था हम लोग पूर्ण संख्या। यहाँ तो बात समझ में आई। ठीक है, हमने देखा कि जब किसी संख्याओं को गिनना है, गिनने के लिए कुछ चीज़ें की जरूरत पड़ी उसमें लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। और हम लोग गिनते कहाँ से? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो वो गिनने वाली सारी संख्याएं थी। लेकिन किसी चीज़ में मान लेते हैं कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर उनको जीरो की ज़रूरत पड़ी और फिर हमें जीरो की जाँच करना पड़ा। ठीक है, तो वो जीरो लेकर के आए। तो फिर जा करके हम लोग यहाँ पर देखें कि अब मेरा सेट कंप्लीट है ये। ठीक है, अब किसी चीज़ को गिनने के लिए भी थी मेरे पास थी और नहीं है तो उसके लिए भी मेरे पास रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू थी मेरे पास जीरो। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए एक नेगेटिव नंबर भी चाहिए था। हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए एक नेगेटिव नंबर चाहिए था। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए, हर एक काउंटिंग नंबर के लिए उसका एक नेगेटिव भी होना चाहिए, उसी का संगत नेगेटिव भी होना चाहिए। जैसे 1 है तो ऋणात्मक भी 1 होना चाहिए, 2 है तो दो ऋण भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ठीक उसी के बाद मैंने हर एक पॉजिटिव नंबर का एक नेगेटिव नंबर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे ये पूरा कंप्लीट मिल गया कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, साथ में जीरो भी है। ये जब तीनों को मैंने मिलाया तो हमने पाया कि ये क्या हो गया? इसे हम लोग फिर कहने लगे पूर्णांक है ये। ठीक है, ये पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक में वो सारी संख्या आएंगी, यानी कि पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी और साथ में जीरो। लेकिन ध्यान रखना है आपको, नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या है? हर एक नेचुरल नंबर और उसका ऋणात्मक संख्या और साथ में जीरो, ये सभी को जब मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पूर्णांक मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा कि जब किसी वस्तु गिन पा रहे थे 1 2 3 4, 1 सेव चाहिए, 2 सेव चाहिए, 3 सेव चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग तो काउंटिंग नंबर नाम दे दिए 1 2 3 4। लेकिन मान लीजिए कि मुझे आधा सेव खाने की इच्छा है या फिर आधा केला खाने का मन है, तो फिर ये नया चीज़ आया मेरे पास कि आधा खानी है। तो आधा के लिए मेरे पास तो कुछ वैसे वैल्यू तो पुट करने तो कुछ था नहीं मेरे पास। तो जब आधा ही खानी है तो आधा के लिए हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो वैल्यू चाहिए ना, कुछ तो टर्म कंडीशन चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जब आधा सेव खानी है इसका मतलब है कि हमें एक नया वर्ड मुझे मिला, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि फ्रैक्शनल भाग मिलना शुरू हो गया मुझे कि ये कुछ भाग है, 2 में से एक भाग खानी है, यानी आधा भाग खानी है। ठीक है, तो इससे हम लोग देखेंगे फिर कि हमें फ्रैक्शनल यानी कि जो भिन्न है, जिसको हम लोग ऊपर वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, और नीचे वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, या फिर ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फिर वे में प्रस्तुत करना पड़ा। तो इसके लिए हम लोग फिर लेकर के आए परमीय संख्या।
क्या लेकर के आए, परमेय संख्या को लेकर के आना पड़ा। पर परमेय संख्या का कंडीशन क्या है, परमेय संख्या कहता है जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि p और q ये दोनों जो है वो पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दो कंडीशन ध्यान में रखना है, q के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए और साथ साथ में p और q जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे कि q के इक्वल 0 क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि सर ये 1/2 है, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 भाग में से 1 भाग लेनी है, या 3/4 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो ये कहेंगे कि 7 भाग में से हमको कितना भाग दे दो, 3 भाग दे दो। लेकिन अगर हम ये लिखें कि 4/0, तो क्या ये सही लग रहा है? खुद से देखिए, क्या 0 भाग में से हमको 4 भाग दीजिए, क्या ये सही सुनने में लग रहा है कि 0 भाग करके हमको 4 भाग दे दीजिए? पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ को प्रस्तुत हम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए एक तो यहाँ पर एक तो ये भी कंडीशन हो सकता है कि q इक्वल 0 नहीं रखनी है। आप आगे क्लास में जाएंगे तो और इसको डिटेल से पढ़ेंगे आप। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ये समझिए कि 0 क्यों पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाती। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यानी कि चाहे वो कोई भी संख्या हो नंबर लाइन पर जो देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ठीक है, या फिर वो क्या हो सकता है, हो सकता है प्राकृतिक संख्या, अरे हर एक प्राकृतिक संख्या का एक ऋण प्राकृतिक संख्या, तो वो दोनों मिला करके भी हम लोग रख सकते हैं। इस मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि p बाई क्यू के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम मान लेते हैं कि ये 4 लेते हैं, तो क्या 4 एक रियल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है? तो कहेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि 4 भी हम कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं, और ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर q के इक्वल 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब 4 भी क्या है, एक रियल नंबर है, सॉरी ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे 0 है, कोई 0 पूछे आपसे कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो कहेंगे इसे हम लोग क्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 भी क्या है, एक इंटीजर है और एक भी इंटीजर है, और साथ साथ में q के इक्वल 0 नहीं है, तो इसका मतलब कह सकते हैं 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो बस इतनी सी बात ध्यान में को रखनी है कि जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, अब यहीं से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि क्या इसे हम लोग दशमलव में भी लिखा जा सकता है? क्या दशमलव में लिख सकते हैं? डेसिमल सिस्टम में लिखा जा सकता है किस संख्याओं को? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4.0 भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं 6.0, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए मान लेते हैं कि 1/2 लिखा हुआ है, 1/2, क्या 1/2 को क्या डेसिमल में लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, जिसमें उसको लिख सकते हैं 0.5। क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं 0.5 भी होगा ना। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, यानी कि परमेय संख्या में लिख सकते हैं। जैसे अगर -7 लिखा हुआ है तो क्या इसे हम लोग -7/1 भी तो लिख सकते हैं, ये परमेय संख्या के रूप लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक नेगेटिव नंबर हो चाहे हर एक पॉजिटिव नंबर हो, सभी को हम लोग किस में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। अब यहीं से देखेंगे आगे हम कि जो परमेय संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं। दशमलव में हम चेंज करेंगे तो अब देखेंगे कि ऐसे रेशनल नंबर होंगे, जब हम उसको दशमलव में चेंज करेंगे तो अब देखेंगे कि एक ऐसा होगा जो टर्मिनेट होगा, जैसे 0.214 और 2, यह जाकर के रुक जाएगा, ये किसी इंट पॉइंट पर जाकर के क्या होता है, इंट हो जाता है। ठीक है, और एक आप देखेंगे कि क्या होता है कि वो रिपीट होता है बार बार, जैसे 2 1 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 2 टाइप के होंगे। तो हम लोगों ने क्लास में देखा था कि जो रिपीट होता है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, बार लगा करके उसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में या फॉर्म में हम लोग बदल सकते थे ना। तो इससे हम लोग भी p बाई क्यू के भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई कहानी। लेकिन क्या लगता है आपको कि सिर्फ इतने ही नंबर है, या सिर्फ यही 2 नंबर है दशमलव में जो चेंज करते हैं? तो नहीं, इसके बाद एक पॉसिबिलिटी और बनता है। वो क्या है, वो पॉसिबिलिटी ये है
कि दशमलव के बाद देखेंगे कि 1 2 3 1 4 6 9 8 7 और ये चलता रहता है ना। तो देखेंगे आप ये क्या हो रहा है, ये किसी पॉइंट पे जा करके इंड भी नहीं हो रहा है, ये किसी पॉइंट पे जा करके टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और साथ साथ में ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। जब ये किसी एंड पॉइंट पर एंड भी नहीं हो रहा है, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और साथ में ये रिपीटिंग भी नहीं ले रहा है, खुद को रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, किसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग फिर यहाँ पर क्या एक नई परिभाषा आई, उसका नाम हम लोग क्या दे दिए? इरेशनल नंबर। क्या दिए? इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? तो जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे थे वो क्या था? हमारा रेशनल नंबर। और जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे थे वो क्या था? हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? जैसे आप कोई किसी का ये सवाल होगा कि सर क्या √2/1 लिख तो सकते हैं, तो ये तो पी बाई क्यू के रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन ज़रा सोचिए कि हमने डिफिनेशन क्या दिया था रेशनल नंबर होने के लिए। डिफिनेशन क्या था मेरा? याद कीजिए, मेरा ये था कि जहाँ पर पी बाई क्यू हो, क्योंकि क्यू और क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पर क्यू के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा ये था कि पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 1 तो इंटीजर है, लेकिन √2 क्या इंटीजर है? आपका नहीं है। ठीक है, तो हिसाब से हम कह सकते हैं कि √2/1 जो है हमारा वो क्या है? रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसका जब मान आप निकालेंगे तो देखेंगे कि दशमलव के बाद 1 4 1 2 ऐसे, तो 1 2 3 से, तो मतलब कि वो किसी पॉइंट पर टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी खुद को बार बार नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही जो नंबर बच जाते हैं उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देते हैं तो वो नंबर क्या फिर कहलाता है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो निकाल सकते हैं रियल नंबर्स के दो भाग हो गए, एक तो हमारा हो गया रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया इधर इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे रेशनल नंबर में ही क्या क्या आ रहे थे? ये सभी संख्याएं, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे काउंटिंग नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, या फिर चाहे हमारा हर एक नेचुरल नंबर का एक नेगेटिव नंबर हो, या साथ में 0 भी ले लें, ये सभी क्या था? हमारा रेशनल नंबर था। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना है आपको कि पी और क्यू जो दोनों है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या था? ये देख रहे थे खुद को ना तो क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था, और ना ही किसी एक पॉइंट पर जा करके टर्मिनेट हो रहा था। ये दोनों कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर्स हम लोगों ने क्या कहा वहाँ पर? इरेशनल नंबर, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बाकी यहाँ पर जितने नंबर्स लिखे हैं वो सभी तो हम लोग क्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। साथ साथ देखेंगे कि अगर यदि वो दशमलव के बाद किसी इंड पर जा करके इंड हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन एक और था हमारा, जैसे कि 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलता जा रहा है, तो इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लिखें 1.12 1 4 6 4 7 6 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये चलता चला जा रहा है, कहीं भी ये रुक नहीं रहा है, किसी भी पॉइंट पर ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और ये खुद को देखेंगे कि रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग फिर क्या कहें वहाँ पर? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे इस किताब में और क्या पढ़ना है थोड़ा सा देख लेते हैं। इस किताब में मतलब इस चैप्टर में, ठीक है, एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इससे हम लोग क्या करते हैं? अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका क्या होता है? सिद्ध किया हुआ कोई कथन होता है, और उसका मदद हम लोग क्या लेते हैं? दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। इस चैप्टर का, इस अध्याय का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये बच्चों को इससे बहुत डर लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा होता है a = BQ + R, और O से बड़ा होगा R और उससे बड़ा होगा B। ठीक है, तो ज़रा समझिए इस भाषा को, ये क्या लिखा हुआ है। इससे पहले हम समझते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिसे समझना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भागफल, ये बोलते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं इधर? इसको बोलते हैं भाजक, ये बोलते हैं। और नीचे जो बचता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। इसी को हम लोग R से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं? Q से। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारा है A, ये मान लेते हैं कि एक संख्या कोई है A है, और हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? B से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ले लें, जिसे मान लेते हैं 15, और 15 को डिवाइड कर रहे हैं आप 4 से।
तो क्या निकल जाएगा, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3, यही बचेगा ना। तो यहाँ पर अब क्या देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये क्या हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमने माना है b, और ये हमारा क्या है, q है, और ये हमारा क्या है, r है। तो ये दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर दे तो 4 तिया 12 और उसमें 3 जोड़ दे तो 15 मिल जाएगा। तो 15 हमारा क्या था, ये था। तो एक का इक्वल, एक को लाने के लिए अब क्या कर रहे थे ये कि b को मल्टीप्लाई कर रहे थे, b का गुना कर रहे थे किस में, q में, और उसमें प्लस में क्या कर रहे थे, रिमाइंडर को जोड़ दे रहे थे। ये क्या बन गया, देखें आप, यही तो है यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला के रूप में लिखा हुआ है। आई बात समझ में। तो कुछ नया चीज़ नहीं है, बस वही चीज़ है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको क्या किया गया है, थोड़ा सा अलग वे में लिखा गया है, ठीक है। इस चीज़ में एक चीज़ और लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे आप कि 0 से बड़ा, ध्यान रखें 0 से बड़ा क्या होगा, r होगा, और r से बड़ा b होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और छूटा हुआ है कि 0 के बराबर r भी हो सकता है, 0 के बराबर r भी हो सकता है, और r से बड़ा b होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला क्या है, ये हमारा है ये है r, ये है r, और ये हमारा है b, ठीक है। तो ये जो ये कहता है r जो है ना, r क्या है, 0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो देखिए ना कि r क्या होगा, या तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो 0 हो जाएगा, r की वैल्यू या तो रिमाइंडर 0 बच सकता है, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा, इसी तरीके से बचेगा। लेकिन 0 से तो कभी कम तो होगा नहीं, जब भी होगा तो 0 से क्या होगा, r बड़ा ही होगा, या तो 0 हो जाएगा तो 0 के बराबर r हो जाएगा, लेकिन होगा 0 से बड़ा या तो बराबर, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर पहला कंडीशन में कि 0 से बड़ा या बराबर होगा r, ठीक है। अब अगला चीज़ लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा b, ठीक है। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा b। तो देखिए ये जो b है, ये जो b है, ये वाला b, तो यहाँ पर क्या होगा, b जो है हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा ना, क्योंकि जब भाग लगा रहे होंगे तो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 0 से भाग तो लगाएंगे नहीं। तो जब भी भाग लगाएंगे तो कितना से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 से लगाएंगे, तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। एक कंडीशन और है कि r से बड़ा हमेशा होगा b, r से बड़ा होगा, ये वाला, ये कंडीशन, r से बड़ा होगा b। तो देखिए खुद यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर का क्या होगा, हमेशा 20 से क्या होगा, कम होगा। रिमाइंडर हमेशा 20 से क्या होगा, कम होगा। जैसे इस केस में देखिए यहाँ पे हमने 4 से भाग लगाया तो रिमाइंडर क्या बचा, 3। क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि रिमाइंडर 4 बच जाए, कभी नहीं बचेगा। अगर एक 4 बचता तो एक बार और भाग चला जाता वो। इसका मतलब है कि जब भी भाग लगेगा तो कितना बार भाग लगेगा, वो कम से कम मैक्सिमम टाइम लगेगा, और उससे रिमाइंडर कम ही देगा। यानी कि रिमाइंडर देगा तो या तो 4 के नीचे यानी कि 3 देगा, या तो 2 देगा, या तो 1 देगा, या तो 0 देगा, यही पॉसिबिलिटी है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो r की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, या तो b हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो उसी को अलग वे में यहाँ पर लिखा गया है। तो कुछ नया चीज़ नहीं है, आप जो पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया होगा। एक चीज़ और देखिए, जैसे हम इसे लेते हैं a/b, क्या लिख रहे हैं, a/b, ठीक है। a/b को इसी रूप में भी लिखा जा सकता है। किस रूप में, इस रूप में। कैसे लिख सकते हैं, देखना, जिसे p/q के रूप में हम लोग क्या, रेशनल नंबर है ये। रेशनल नंबर को एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं, a को भाग लगा रहे हैं, मान लेते हैं कितना से, b से, यही तो कहने का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कुछ रिमाइंडर बच गया है q, और शेषफल कुछ आ गया है r, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, a के इक्वल, a को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, b का गुना करना पड़ेगा q से, और प्लस में r में जोड़ना पड़ेगा। तो निकाल सकते हैं कि अगर ये कोई कौन सा है, रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। जैसे एक संख्या लिखा हुआ मान लेते हैं कि 7/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको लिखा जा सकता है। देखिए से 7 को भाग लगाते हैं अगर हम 3 से, तो क्या निकलता है, 3 दूनी 6, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 2 प्लस 1, ये लिख सकते हैं ना, 3 गुना 2 प्लस 1, तो यही चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 मेरे लिए क्या था, 3 था हमारे लिए b, और 2 क्या था हमारे लिए q, और 1 क्या था हमारे पास, रिमाइंडर। इधर क्या है, ये इतना लाने के लिए किसका, ये क्या है, ये 7 आ रहा था, तो 7 की वैल्यू क्या हम ले रहे थे, वो a। आई बात समझ में। तो बस यही चीज़ है यार, कुछ नया चीज़ नहीं है। आई बात समझ में। तो चलिए ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि आखिर ये आया कहाँ से और ये इसका मतलब होता क्या है,
ठीक है, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा और क्या पढ़ना है इसमें, ठीक, पढ़ना है में अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक से और खुद से भाग लगता हो, उसको हम लोग तोड़ना है, किस रूप में, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। ठीक है, आई बात समझ में। नाम ही है अभाज्य, मतलब किसी से भाज्य यानी कि भाग ना लगे, और उसको गुणनखंड को ऐसे अलग अलग तोड़ करके लिखना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 7 को तोड़ के दिखाओ गुणनखंड के रूप में, यानी गुणा के रूप में, गुणनखंड क्या होता है, गुणन प्लस खंड, यानी गुणा के रूप में खंड कीजिए, तो 7 को क्या तोड़ सकते हैं, जरा तोड़ सकते हैं 7 तिकम 7, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाए 24 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, लेकिन अगर गुणनखंड का था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 8 गुना 3, लेकिन तोड़ना कैसे, अभाज्य में तोड़ना है, यानी किसी से भाज्य नहीं लगनी चाहिए ऐसी संख्या, यानी कि प्राइम नंबर में तोड़नी है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे तोड़ने के कई तरीके हैं, लिख सकते हैं 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 2 की संख्या कितनी बार आई है, 3 बार, पावर 3 लगा देंगे और 1 बार आया है 3। ठीक है, ऐसे तोड़ सकते हैं आप, एलसीएम लगा करके इधर निकाल सकते हैं, जो बेसिक मेथड होता है। 2 6 12, 2 3 6, तो देखेंगे 2 की 3 बार आया है और 1 बार आया है। आई बात समझ में। तो ये है अभाज्य गुणनखंड है, किसी भी बड़ी बड़ी संख्याओं को तोड़ा जा सकता है। जिससे मान लेते हैं कि लेते हैं संख्या 625, इसको तोड़िए ऐसे, जिसमें लोग ट्री मेथड कहते हैं, 25 25 625 होता है, इसको तोड़ेंगे 5 25, इसको तोड़ेंगे 5 25, यानी हम कह सकते हैं इसी को 625 को जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और इसी को हम लोग तोड़ देंगे, पावर लगा देंगे कितना, 4। तो हम कह सकते हैं 625 को जो तोड़ा जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में वो हो जाएगा 5 पर पावर 4। ठीक है, तो ये था ये अभाज्य गुणनखंड। और एक हम लोग को इसमें पढ़ना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये बनता कैसे है, समझिए इसको। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, इससे मान लेते हैं संख्या लेते हैं 12 और 18, कितने ले रहे हैं, 12 और 18 की संख्या ले रहे हैं, 2 संख्या ले ली हमने 12 और 18। ये दोनों को पहले हम निकालते हैं एचसीएफ और फिर निकालेंगे एलसीएम। तो पहले यार 12 और 18 का 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालिए। तो हमने बताया था, एक ट्रिक बताया था कि दोनों में जो छोटा होता है, 2 संख्या दी हुई या 3 संख्या दी हुई है, तो उसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोनों देखेंगे कि 12 है, 12 का कौन कौन सा इसका फैक्टर होगा, तो देखेंगे इसका एक फैक्टर होगा 6। अब 6 से देखना है क्या ये दोनों भाग लग रहा है, तो हाँ लग रहा है, 6 दूनी 12 6 3 18। ठीक है, तो इसका एचसीएफ ही क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर निकालते हैं हम लोग इसका एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हम लोग देखे थे, क्या नियम था कि एलसीएम में देखना है कि जो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 12 18 में बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है। अब 18 को देखिए क्या ये दोनों से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसका अगला मल्टीपल लेंगे। 18 कितना होता है, 36। तो देखेंगे कि 12 से भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, 18 से लग रहा है, हाँ लग रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 36 होगा। इसका ट्रिक मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक शायद एक वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दिया, उसे देख सकते हैं जा करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ 6 निकल गया और एलसीएम 36 निकल गया। अब ज़रा देखें कि यहाँ पे जो मेरा पहला नंबर था कितना था, पहला नंबर था 12 और दूसरा नंबर कितना था 18। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, 18 दूनी 36 के 6 और 18 कम 18 3 21 216। उसी तरीके से यहाँ पे 6 हमारा एचसीएफ है और एलसीएम है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6 6 36 और 6 18 3 21 216। तो यहाँ पे एक नया चीज़ हमको देखने को मिला कि जब हम फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर पर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये 216 आया, और उसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं तो भी दोनों बराबर आ रहा है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि 12 गुना 18 यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ कहिए या तो एचसीएफ गुना एलसीएम कहिए। ठीक है, बात बराबर है। ठीक है, तो यही हमारा फार्मूला बन जाता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये कहाँ से आया, समझ में आया। ठीक है, तो ये थे बेसिक पार्ट्स, इसमें से जो कुछ बेसिक पढ़ना था, जो जानना था, सबसे ज़रूरी था जानना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद अभाज्य गुणनखंड से कुछ क्वेश्चन है और कुछ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जो कि ये इंपॉर्टेंट था, ये समझना जरूरी था। और एक हमारा था ये हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये इतने बातें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये था मेरा आज का थ्योरी पार्ट। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 लेकर के आएंगे, सो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।